नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज की वीडियो में हम शेयर कर रहे हैं कि एग्ज़ाम्स कैसे दें, उसकी तैयारी कैसे करें। और इसमें मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ, बहुत सालों तक एग्ज़ाम्स दिए हैं और बहुत सालों से करीब 22 साल एग्ज़ाम लिए भी हैं और पेपर्स चेक भी किए हैं। तो उसके बेसिस पे बहुत सारी ऐसी बातें निकल के आती हैं जो कि हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं और शायद उनको कुछ फ़ायदा भी हो सके। तो शुरू करते हैं कि हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर किसको नहीं चाहिए होते हैं, सभी को चाहिए होते हैं। तो कुछ बातें हैं जिनका आप ध्यान रख लें तो मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है, इससे पहले ये बात ज़रूर बता दूं कि एग्ज़ाम्स को हावी ना होने दें, ख़ास तौर पे पोस्ट कोविड। वैसे तो शुरू से ही जब एग्ज़ाम्स आते हैं एंग्जाइटी हो जाती है, स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है और ये नॉर्मल है, होना भी चाहिए, अदरवाइज़ तैयारी नहीं कर पाएंगे। पर यदि आप इसको इतना ज़्यादा हावी कर लेंगे, जैसे पोस्ट कोविड काफ़ी स्टूडेंट्स को हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं और इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि एग्ज़ाम सिंपल होता है, तैयारी भी होती है पर अटेम्प्ट नहीं कर पाते उसकी वजह से। तो हावी ना होने दें, उसके लिए चाहे मेडिटेशन करें, चाहे वॉक करें, चाहे एक्सरसाइज करें, चाहे किसी की हेल्प ले लें, लेकिन उनको हावी ना होने दें एग्ज़ाम्स को। मान के चलें कि हम सब ने एग्ज़ाम्स दिए हैं और हम सब पास हुए हैं, आप भी एक दिन ज़रूर कोई ना कोई अच्छे मुकाम पे जाएंगे, विश्वास करके चलें। दूसरी बात है, अपना मेंटल बैलेंस जो है वो बना कर रखें। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कि गुड प्रेपरेशन। तो गुड प्रेपरेशन फर्स्ट रेसिपी है अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छी तैयारी। वो तो सिंपल है। तो अच्छी तैयारी कैसे होगी? पहली बात है कि जब भी आपको होश आए कि नहीं अब पढ़ना है, जिसने सारे साल यदि पढ़ा है उसको तो शायद ये वीडियो नहीं देखनी चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है। तो देखेगा कौन? जिसको अब ज़रूरत है, जिसने 20 दिन पहले, महीना पहले, 15 दिन पहले सोचा कि हाँ जी अब तैयारी करें। तो अब कैसे तैयारी करें? तो प्लान बनाएं। जितने भी दिन आपके पास बचे हैं, जितने भी आपके पेपर्स हैं, उन दोनों को सेटिंग करके प्लान बनाएं कि कितने दिन में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये आपका हर एक का अपना तरीका होता है। कुछ लोग एक सब्जेक्ट को लेते हैं, उसको तैयारी करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, फिर अगला पेपर पकड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो है कई सब्जेक्ट्स एक साथ चलाते हैं, मॉर्निंग ये पढ़ना है, इवनिंग ये पढ़ना है, घंटा ये पढ़ना है, 5 घंटे वो पढ़ना है। तो वो आपका अपना तरीका है, उसमें किसी की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। आप देखें कि आपका कंफर्ट क्या कहता है। तो प्लान बनाएं और उस प्लान को सिस्टमेटिकली जो है एग्जीक्यूट करें और नोट भी करें, अपनी नोटबुक में नोट करें कि आज मैंने इतना इतना इतना, रात को बना कर सोएं। रात को जब सोने लगें तो 5 मिनट लगाएं कि कल मैंने ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, और फिर अगली रात को फिर चेक करें कि आज आपने क्या किया, इवेल्युएट करें। और देखिए किसी दिन होगा, किसी दिन नहीं भी होगा, लेकिन मान के चलिए कि आपकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेटर होगी। दूसरी बात आ जाती है पर्सनलाइज नोट्स बनाएं। नोट्स कैसे बनाए जाते हैं? नोट्स ऐसे बनाए जाते हैं कि यदि 100 पेज का आपका चैप्टर है तो आप उसको कुछ पेजेस में लेके आए, 2 पेज, 4 पेज, बस इतना कि आपको पता चल जाए कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि जब भी आप किताब को बंद करें, एक फीलिंग बहुत कॉमन है एग्जाम्स में, वो क्या है कि आप सारा दिन पढ़ रहे हैं, आपको समझ में सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब आप बुक बंद करते हैं वैसे ही समझ में आता है कि लगता है कि कुछ भी नहीं आता, खाली है एकदम। तो वो नोट्स जो है उस टाइम आपकी हेल्प करेंगे। जब आप नोट्स को देखोगे कि हाँ जी मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, फिर आपकी प्रॉब्लम भी यदि कहीं होगी तो वो निकल के सामने आ जाएगी कि अच्छा ये टॉपिक मुझे क्लियर नहीं है, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं फिर से। मोर ओवर रिविज़न के टाइम पे ये पर्सनलाइज नोट्स बहुत काम आते हैं और बिलीव मी ये एग्जाम्स टाइम में बन जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं बनते हैं। फिर कोविड के टाइम पे एक और जो मेजर चीज़ है वो है राइटिंग प्रैक्टिस। बच्चे लिखना भूल चुके हैं, उनको सेंटेंस फॉर्मेशन, उनको कॉन्सेप्ट को समझाना नहीं आता। कॉन्सेप्ट आ गया है पर उसको समझाना, उसको राइटिंग, हमारा सिस्टम क्या है कि सारे साल पढ़ो और 3 आवर्स में यू हैव टू वॉमिट आउट कि आपने क्या पढ़ा है, और यदि वो सही से नहीं हो पाया तो नंबर कुछ भी नहीं। तो इसलिए आपको राइटिंग जो है वो आपके लिए उतनी ज़रूरी है जितनी कि एक कारपेंटर के लिए उसके
औजार, तो यदि वो अपने औजारों को तीखा नहीं करता, शार्प नहीं करता, तो नेचुरल है कि उसका काम जो है स्लो हो जाएगा, रिजल्ट नहीं है ठीक से आएगा। तो इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो मस्ट है कि आप चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप लिखें, डेली लिखें, बस कंसिस्टेंटली लिखें। कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो राइटिंग प्रैक्टिस करें, और आप अभी भी यदि मुझसे कन्विंस नहीं हैं तो एक काम तो ज़रूरी करें, वो है फॉर्मेट बनाना। फॉर्मेट किसका? कोई भी जो आपने प्रीवियस पेपर्स चेक किए हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लगते हैं, उसका आप फॉर्मेट तैयार कर लें कि भी पहले मैंने ये वाली बात लिखनी है, फिर ये, फिर ये, फिर वो। एक और बात बताऊं कि किसी भी क्वेश्चन के 3 हिस्से होते हैं। पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, फिर मेन बॉडी होती है, ठीक है, और तीसरा होता है कंक्लूडिंग पार्ट। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। बच्चों से पूछा कुछ और जाता है, वो लिख के कुछ और आ जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्शन, और कई बार क्या होता है इंट्रोडक्शन तो 5 पेज का दे देंगे, जो पूछी गई है वो बात मेन बॉडी में लिखनी है आपने, और मेन बॉडी को आप इतना सा श्रिंक कर देते हैं, तो वो मार्क्स देने वाला फिर वहाँ पे जाके वो फिर उसी हिसाब से मार्क्स देता है। आपको इस चीज़ के मार्क्स नहीं मिलने। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे, एनहेंस होंगे, लेकिन मेन बात तो ये नहीं है ना। तो इसलिए मेन बॉडी में आपका मेन जो क्वेश्चन पूछा है वो कंप्लीटली रेलेवेंट होना। इंट्रो में आप थोड़ा बैकग्राउंड की बात कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट की बात कर सकते हैं, लेकिन जो मेन बॉडी है, जो मेन पार्ट है, वो वही आपका सबसे बड़ा टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम आपको इसी को देना है, सबसे ज़्यादा स्पेस आपने इसको देनी है। तो मेन बॉडी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेन बॉडी पे आप ध्यान दें, उसको ज़्यादा लिखें, इसको कम, इसको और कम। ठीक है, तो ये आपका सिस्टमेटिक होना चाहिए थोड़ा। फॉर्मेट बना लिया, और उसके बाद जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, और बहुत सारी बातें मैं सारी शेयर नहीं कर पाऊंगी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है वो है अटेम्प्टेशन, कि आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे ज़रूरी चीज़, वेयर योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, बिलीव मी, सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप अपने आप पर विश्वास करें, अपनी तैयारी पर विश्वास करें, और उसके बाद जो है वो पेपर देने जाएं। ठीक है, डीप ब्रीदिंग है ना, गहरी सांस लेना, वो बहुत ज़रूरी है। आप एग्जाम पेपर बेहाल हैं और पेपर को खोलते हैं, आपको ये भी भूल गया, वो भी भूल गया, ऐसा ना करें। आराम से वहाँ पे टाइम पे पहुँचे। पहली बात, टाइम पे पहुँचे, जाके आराम से सुकून से अपनी सीट पर बैठें, गहरी सांसें लें, पेपर को खोलें, शीट जो मिलती है सबसे पहली बात उस पर उसको भी इंस्ट्रक्शंस मैंने यहाँ कहीं लिखा भी है कि उस पर भी इंस्ट्रक्शंस को देखें ज़रूर। और उसके अलावा जो है पेपर जब मिलता है तो पेपर को बहुत ध्यान से देखें कि मुझे क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है, मार्क कर लें, है ना। तो पहले पूरे पेपर को पढ़ें। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करना है वो क्वेश्चन होना चाहिए जो आपको अच्छे से आता है। डजेंट मैटर कि वो 8th है कि 9th है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है, 8th है तो 8th लिखें और उसको शुरू कर दें, सेक्शन लिख दें कि इस सेक्शन से ये क्वेश्चन नंबर है। तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि मान के चलिए आपने 3 घंटे दिए हैं पेपर राइट करने में, जो एग्जामिनर है उसके पास इतना टाइम नहीं होता। वो आपके पेपर पे 3 मिनट देगा, 6 मिनट देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7-8 मिनट दे देगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। तो आपकी फर्स्ट ब्रेकिंग लाइन जो होती है, फर्स्ट ब्रेकिंग क्वेश्चन जो है, वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। उस पर काटे माटे और क्रॉस, मतलब उसमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, उससे शुरू करें। फिर हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। हैंड राइटिंग तो देखो फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो ब्यूटी जो है वो हमें अट्रैक्ट करती है। तो गुड हैंड राइटिंग खूबसूरत होती है तो अच्छा लगता है। लेकिन हैंड राइटिंग अब आपकी जैसी है वैसी होएगी, उसमें चेंजेस नहीं हो सकते हैं। तो यदि आपकी हैंड राइटिंग ठीक ठाक है, पहली बात तो कोशिश करें कि साफ़ सुथरा लिखें। और एक और बात बताऊं, मैंने जो ऑब्ज़र्व की है कि यदि आप मेंटली काम हैं, है ना, कंपोज्ड हैं, तो क्या होगा, हैंड राइटिंग भी अच्छी आती है। और यदि आप परेशान हैं, परेशानी में लिख रहे हैं, आपकी हैंड राइटिंग भी बुरी आएगी। तो इसलिए अच्छी हैंड राइटिंग करें। उसके बाद यदि माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट्स का आप इस्तेमाल करते हैं, तो यदि बुरी भी हैंड राइटिंग है तो वो थोड़ी ढकी जाती है। यानी आप अपने जो
टॉपिक है उसको कोशिश करें कि इस तरीके से या इस तरीके से किसी भी तरीके से मतलब प्रेजेंट कर दें, अच्छे से प्रेजेंट कर दें। उसके लिए तरह तरह के आपके क्वेश्चन से रिलेटेड आप फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स देख भी सकते हैं अपने गूगल पे जाके। टाइम मैनेजमेंट, यदि कोई बच्चा आके ये कहे कि क्वेश्चन तो आता था मैडम पर टाइम पूरा हो गया था, तो मुझे वो सबसे ज़्यादा बुरा लगता है उस टाइम। तो इसलिए टाइम मैनेज करके चलें। फर्स्ट क्वेश्चन में इतना ज़्यादा टाइम ना दें कि आपका 3 घंटे जो है किसी तरीके से सेटिंग ही ना आए। घड़ी के साथ चलें, पहले से तैयार करके चलें, मन बना के चलें कि आपने कितने एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। पेपर का कंप्लीट होना, यदि आपका कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको आता है तो यूँ नहीं कि उस भावनाओं में बह जाओ और सारा कुछ लिख डालो, नहीं, उसको कंक्लूड करें, अगले क्वेश्चन को शुरू करें। सिस्टमेटिक अटेम्प्टेशन, ये क्या है? ये एग्जामिनर फ्रेंडली होना है। पेपर में मार्क्स किसने देने? एग्जामिनर ने देने। यदि आप उसको गुस्सा करते हो, उसको परेशान करते हो, तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए सिस्टमेटिक अटेम्प्टेशन, ये नहीं कि एक क्वेश्चन का एक पार्ट यहाँ कर दिया, एक पार्ट वहाँ कर दिया, तो आपको पता नहीं। यदि बाई चांस भूल से हो भी गया तो प्रॉपर नोट चढ़ाएं, उसको अंडरलाइन करें। अंडरलाइनिंग भी ज़रूरी है, ये भी एक मैंने यहाँ कहीं लिखा नहीं है कि जो चीज़ ज़रूरी होती है उसको बोल्ड में लिख के अंडरलाइन करें, वो ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और मोरओवर एक नज़र में ही तो आपका पेपर चेक होना होता है, तो पता चल जाता है कि हाँ जी बच्चे को आता है। तो उसको मतलब एक्सप्रेस करना सीखें, है ना। मार्केटिंग आजकल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आप जानते हैं कि मार्केटिंग करना है, आपने अपना पेपर बेचना है, किसके लिए? मार्क्स के लिए। तो इसलिए ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट करने के, तो सिस्टमेटिक अटेम्प्टेशन में मेन बात यही है कि आपका पेपर यदि 1 2 3 करके क्वेश्चन करने ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी क्वेश्चन करें सेक्शन लिखें और क्वेश्चन नंबर लिखें, प्रॉपर लिखें, और हो सके तो शॉर्ट नोट सारे एक साथ करें। 2 क्वेश्चंस के बीच में गैप डालें। अब ये कितनी बेसिक बात है, पर ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों क्वेश्चन इकट्ठे चेक हो जाते हैं और आपको एक ही क्वेश्चन में से मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये ना करें, उसको प्रॉपर आप इस तरीके से ना, चाहे कैसे भी, चाहे अगले पेज से अगला क्वेश्चन शुरू कर लें, है ना, जैसे भी आपको ठीक लगे, लेकिन क्वेश्चंस के बीच में गैप जरूरी चाहिए। पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन, वो भी बहुत ज़रूरी है। लंबे लंबे पैराग्राफ्स तो देख के वैसे ही घबराहट हो जाती है ना। तो लंबे पैराग्राफ्स तो डरावने होते हैं, इसलिए कोशिश करें कि यदि पॉइंट्स बुक में ना भी हैं तो आप अपने पॉइंट्स तैयार करके पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन दें, ताकि बड़ी इजीली देखते साथ समझ में आए और फटाफट टिक 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 लग जाए। इक्वल मार्जिन्स, यदि आप पेज के अंदर मार्जिन्स बनाते हैं तो वो इक्वल मार्जिन होने चाहिए। वो सिर्फ इसलिए कि ताकि पेपर जो है वो आपका नीट एंड क्लीन दिखे। यूज़ ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, जब हम टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो कई बार इतना लो लेवल पे जाके पढ़ाना पड़ता है, हर तरह का बच्चा होता है क्लास में, कि हम बहुत बेसिक से एग्जाम्पल्स लेके पढ़ाते हैं, है ना। तो पर जब वही बेसिक एग्जाम्पल जब हमें वहाँ पे मिलता है, एग्जाम में मिलता है, तो दैट डजंट लुक नाइस, है ना। हर एक सब्जेक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। आप जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, किताब पे देखते हैं, तो वो फॉर्मल लैंग्वेज पे थोड़ा अंडरलाइन कर लें कि हाँ जी ये वर्ड्स मैंने यूज़ करने हैं। तो जब आप उन वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पॉलिश्ड लैंग्वेज होगी, और पॉलिश्ड लैंग्वेज में ही अच्छा लगता है एग्जाम, क्योंकि वो फॉर्मल काम है, ठीक है। तो फॉर्मल होना चाहिए, लैंग्वेज आपकी प्रॉपर और पॉलिश्ड होनी चाहिए, और उसके लिए आपको एफर्ट करते रहना पड़ता है। इंस्ट्रक्शंस पढ़े, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एक बार एक स्टूडेंट के साथ क्या हुआ था कि बाहर लिखा हुआ था कॉपी पे कि ब्लैक पेन यही यूज़ करना, और उसने ब्लैक पेन से अंडरलाइनिंग कर दी या पॉइंट्स बना दिए। उस पर जो एग्जामिनर ने जब चेक किया तो उसने केस कर दिया कि भाई ये नकल का मामला है, या इसने गलत तरीके से यूज़ किया है इसको। उस बच्चे को, जो कि टॉपर थी मेरी क्लास की, उस लड़की को पहले तो पेशियाँ भुगतनी पड़ी, और उसके बाद जो है उसको पेपर भी, उसकी सप्ली आ गई और उसको पेपर दोबारा देना पड़ा, और उसकी जो टॉप पोजीशन थी वो भी ख़त्म हो गई। तो ऐसा काम ना करें, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके बाद जो एक मेन बात है कि डेटा, डायग्राम और इक्वेशंस यदि आपके सब्जेक्ट में हैं, जितने भी हो सकते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा डालें, क्योंकि ये
क्लिक कर जाते हैं, 1 मिनट में पता चल जाता है कि आपको आता है या नहीं आता है। तो बड़े अच्छे मार्क्स मिलते हैं, फुल मार्क्स मिलते हैं मैथ की तरह, यदि आपने डेटा का यूज़ किया है, डायग्राम्स का यूज़ किया है और इक्वेशंस का यूज़ किया है। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको इसमें से कुछ बातें ज़रूर काम आएंगी अपने आने वाले फ्यूचर में। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बहुत अच्छे से जाएं, शांत रखें मन को और अच्छे नंबर लेकर आएं। थैंक यू।